हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को गो थ्रू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज है 3 फरवरी और दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। और एक एडवाइस है कि भाई जो नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए कि प्लीज़ आप इनके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। इसके बाद जो 20 जी के क्वेश्चन हैं, आई वुड एडवाइज यू कि आप एक क्वेश्चन हैंडबुक प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें सिर्फ उस एमसीक्यू और उसका जो करेक्ट आंसर है उसको आप लिख सकते हैं। तो क्लैट और एलेट दोनों एग्जाम के लिए आपका एक क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो किसी भी न्यूज़पेपर में आप देखोगे, इट इज विथ रिगार्ड टू अ रीसेंट डील बीइंग फाइनलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जहां पे दोनों ने डिसाइड करा है कि अब जो यूएस का टैरिफ ऑन इंडिया है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो टैरिफ, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर पे ड्यूटी लगती है उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर में इंपोर्ट किए जा रहे थे उन सब के ऊपर पे आपका जो यूएस है वो 50% टैरिफ लगाता था। ओके, सो देयर वाज अ एडिशनल 50% टैरिफ। ओके, तो यहां पे इसकी हिस्ट्री क्या है, टैरिफ की हिस्ट्री क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप जब अपने कैंपेन के अंदर में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम से ही वो इंडिया को टैरिफ किंग कह रहे थे। टैरिफ किंग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा टैरिफ कोई कंट्री अगर हमारे ऊपर पे इंपोज करता है तो वो इंडिया है। तो जैसे ही वो अपने ऑफिस में आए, सो इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज, उन सब पे उन्होंने टैरिफ्स लगाया, जिसमें इंडिया के ऊपर भी वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ रेट था विच वाज 25%। सो ही सेड कि ये एक लाइन ऑफ टैरिफ्स हैं जिनको इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा, यानी कि ये टैरिफ उन कंट्रीज पे लगाया जा रहा है जो यूएस के गुड्स के ऊपर पे टैरिफ इंपोज करती है। ओके, और इस तरीके से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इंडिया पे लगाया गया। एंड इसके बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर अपने पीक पे था और वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, तो रशिया को प्रेशराइज करने के लिए उसने इंडिया के ऊपर पे और 25 टैरिफ लगाया। तो टोटल टैरिफ कितना हो गया था? 50%। अब मैं ये डिफरेंशिएशन और ये हिस्ट्री आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इस साल का क्लैट एग्जाम देखोगे तो उसमें आपसे पूछा गया था कि इनिशियली कितना टैरिफ लगाया गया है। तो आप अगर पैसेज पढ़ते तो उसमें तो 50% था, बट शुरुआत में क्या लगाया था, ये क्वेश्चन था। शुरुआत में 25% था रेसिप्रोकल टैरिफ और बाद में 25% और ऐड करके टोटल 50% हुआ था। ओके, तो यहां पे आफ्टर एन एडिशनल 25 टैरिफ वाज इंपोज्ड इन इंडिया, तो टोटल टैरिफ जो है वो 50% हो गया था ऑन इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस। जो सेकेंड 25% टैरिफ था उसमें इनकी स्पेसिफिक डिमांड्स थी एंड दे सेड कि अगर ये चीज इंडिया करता है तो हम इस टैरिफ को रिमूव कर देंगे, जिसमें पहला था कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करना जो है वो बंद कर दे। और इंडिया ने कुछ ऐसा ही किया है। इंडिया ने अपना जो रशियन ट्रेड का क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट था उसको अब रिड्यूस कर दिया है, नेग्लिजिबल कर दिया है। और दूसरा है जो यूएस क्लेम करता था कि दीज टैरिफ्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऑल्सो। ओके, इट सिंपली मीन्स कि बिकॉज इंडिया यहां पे रशिया से ऑयल बाय करता है, तो रशिया को यहां पे फंडिंग मिलती है, उसको सपोर्ट मिलता है, और उस वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, नेटो के इश्यूज हैं, ईयू के इश्यूज हैं, उन सबको भी यहां पे पुश मिलता है। तो इसी बेसिस पे यूएस ने क्लेम करा और इस ग्राउंड के ऊपर पे आपकी जो यूएस गवर्नमेंट है उसने इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इंडियन एक्सपोर्ट्स इनटू यूएस के ऊपर पे 25 + 25 टोटल 50% टैरिफ लगाया। तो अभी जो डील हुई है, इसी डील के अंदर में क्या हुआ है अभी एज ऑफ नाउ कि जो 50% टैरिफ है उसको रिड्यूस करके अब टोटल 18% टैरिफ कर दिया गया है। ओके, तो यहां पे हम एक और चीज समझेंगे कि आपका जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ है उसमें टैरिफ जो 18% हुआ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक और चीज देख लेते हैं कि जब टैरिफ लगाया गया था तो कौन से वो सेक्टर्स थे जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां देखा गया है कि इंडिया के जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जैसे जहां पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा लेबर को यूज किया जाता है, कैपिटल या मशीनरी यूज कम है। आप गारमेंट्स देख लीजिए, फुटवेयर देख लीजिए, स्पोर्ट्स गुड देख लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी देख लीजिए, जिसमें इंडिया लीड करता था। तो इन सारों के अंदर पे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया था वो जेम्स एंड ज्वेलरी पे आया था। ओके, इंडिया का जो यूएस है, यूएस जो है वो इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस टैरिफ का किस पे पड़ा है? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे ही पड़ा था।
इसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी देखोगे, ये भी लेबर इंटेंसिव है। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर में भी मशीन वर्क कम होता है और लेबर से वर्क ज्यादा कराया जाता है। जो सूरत है, जैसे डायमंड हब है, वहां से बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस को किया जाता था। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, इन सबको यहां पे इंपैक्ट झेलना पड़ा है हाई यूएस टैरिफ्स का। ओके और यहां पे इशू क्या है, लेबर इंटेंसिव है, लो मार्जिन है, विच मींस कि जो वैल्यू एडिशन ये कर रहे हैं उससे कॉस्ट में जो इनके पास में प्रोडक्ट आया था, जो रॉ मटेरियल आया था, उसको इन्होंने जब रिफाइन करके प्रोसेस करके सेंड किया है तो उसमें मार्जिन, उनका प्रॉफिट बहुत कम है। तो अगर इस तरह से टैरिफ इंक्रीज हो जाता है तो आप अनकंपिटेटिव आप यहां पे मार्केट में हो जाते हो। इससे क्या हुआ, कैपिटल आउटफ्लोज इंक्रीज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। कैपिटल आउटफ्लोज का मतलब क्या होता है, तो देखिए हमने एक क्लास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को समझा था। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया में किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको कैपिटल इनफ्लो कहा जाता है। तो यहां पे बिकॉज अब इंडिया का मार्केट अनअट्रैक्टिव हो चुका था बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, तो बहुत सारा पैसा जो है वो इंडिया से बाहर चला गया वापस से। ओके एंड इसी की वजह से जो इंडियन रुपी है वो और भी डेप्रिशिएट हुआ है, वो और भी वीकन हुआ है एज कंपेयर टू यूएस। वाई सो, बिकॉज यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो इंडियन रुपी को कोई भी यहां पे डिमांड नहीं कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिस वजह से रुपी जो है वो आपका और डेप्रिशिएट हुआ था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। ओके सो दीज आर सम ऑफ द इंपैक्ट ऑफ हाई यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। ओके लेकिन अब यहां पे एक गुड न्यूज ये है जो पॉसिबली आपके शेयर मार्केट्स को, एक ब्रॉडर मार्केट को यहां पे एक पॉजिटिव न्यूज प्रोवाइड कर रहा है, विच इज कि यहां पे जो टैरिफ है उसको रिड्यूस कर दिया गया 50% टू 18%। एंड कहीं ना कहीं इस मूव को लिंक किया जा रहा है विद द अनाउंसमेंट्स इन द बजट। जैसे अगर आपने बजट फॉलो किया है तो कल हमने बजट के ऊपर में बहुत डिटेल डिस्कशन करा है। कल का न्यूज एनालिसिस जो है वो बजट स्पेशल था आप सबके लिए। तो उस बजट स्पेशल के अंदर में यू वुड सी कि हमने बहुत सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हमारा टैरिफ लगता था, प्लस हमारे जो कस्टम प्रोसीजर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, उन सबको हमने सिंप्लीफाई करा है। कस्टम्स की रेट को, टैरिफ्स की रेट को हमने कम करा है। तो कहीं ना कहीं ये सब सिग्नल देने के लिए था यूएस को कि देखिए इन दिस ईयर्स बजट वी हैव मेड सर्टेन कंसेशन जिसका डायरेक्टली यूएस को बेनिफिट होगा। और उसी में रेसिप्रोकेट करते हुए यूएस ने भी आपका जो टैरिफ है उसको 18% कर दिया है, जो करंटली आपके टारगेटेड कंट्रीज थे यूएस के उसमें सबसे लोएस्ट है। ओके जैसे कि इससे पहले वियतनाम और बाकी कंट्रीज जहां से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस किया जाता था, उनके ऊपर पे 20% टैरिफ था। ओके और इंडिया के ऊपर पे 50% था। और अब जब इंडिया का 18% हो चुका है तो जितनी भी यहां पे यूएस के साथ की पार्टनर कंट्रीज हैं जिन पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, उसमें सबसे लोएस्ट अब इंडिया का है। ओके और यहां पे इंडिया ने एक और प्रॉमिस करा है, द प्रॉमिस बीइंग कि अब इंडिया जो है अपना इंपोर्ट जो है वो यूएस से इंक्रीज करेगा सो दैट ट्रेड को बैलेंस किया जा सके। ओके सो दिस इज विथ रिगार्ड टू इंडिया यूएस ट्रेड डील। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा फॉर इंडिया, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? तो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज तो यही है कि हमारा यूएस मार्केट के अंदर में हमारा एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस इंक्रीज होगा। एग्जांपल के लिए अगर यहां से भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वियतनाम से भी जा रहे हैं, चाइना से भी जा रहे हैं, तो बिकॉज अब हमारा टैरिफ कम है एज कंपेयर टू अदर्स और हमारा कॉस्ट थोड़ा सा अगर ज्यादा भी होगा तो भी हम वहां पे कंपिटिटिव हो सकते हैं यूएस मार्केट में। दूसरा क्या है, इसके और बेनिफिट्स क्या होंगे कि वापस से जो कैपिटल इनफ्लोज है वो इंक्रीज होंगे। कैपिटल आउटफ्लो जो बाहर जा रहा था पैसा फॉर इन्वेस्टमेंट वो अब रुकेगा। दूसरा है रुपी को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी बिकॉज अब रुपी की जो डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ेगी। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो इंप्रूव होगा, विच मींस पैसा जो है बाहर का इंडिया में लगेगा और इंडिया के भी जो लोग हैं, इंडिया के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज नाउ दे सी कि यूएस में एक्सपोर्ट करना पॉसिबल है। ओके और ये हमें वापस से रीइंटीग्रेट करता है विद द वेस्टर्न मार्केट्स। यूएस को भी बहुत बेनिफिट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है अब देखिए आपको दो न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए पढ़ के ला रहा हूं। तो इंडियन एक्सप्रेस में इसको और अच्छे से समझाया हुआ है कि यहां पे एक चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है विच वांट कि भाई चाइना के अलावा भी एक ऑल्टरनेटिव मार्केट होना चाहिए।
आई एम श्योर यू आर अवेयर कि आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरी की पूरी कंसंट्रेटेड है। कहां पे कंसंट्रेटेड है? इट इज कंसंट्रेटेड इन योर चाइना ओनली। तो अगर हमें चाइना पे हम इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे और कल चाइना से रिलेशंस अगर किसी भी कंट्री के खराब होते हैं तो चाइना उस कंट्री को कोर्स कर सकता है, या फिर वो कंट्री बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिलेशन शायद चाइना के साथ में जो एक्शन करना चाहे वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो एक ये थ्योरी या प्रिंसिपल निकल के आया विच इज नोन एज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इज कि चाइना के अलावा भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ आपका मटेरियल आपका इंपोर्ट होना चाहिए, और उसमें एक बहुत बड़ा एक क्रेडिटेबल जो यहां पे चाइना का काउंटर वेट हो सकता है दैट इज इंडिया, बिकॉज इंडिया के अंदर में अभी भी लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, और दूसरा यहां पर एजुकेटेड क्लास भी अच्छी है, मिडिल क्लास भी है यहां पे। तो अगर यहां पे फैक्ट्रीज को मूव किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को मूव किया जाता है, तो इंडिया भी यहां पे चाइना को कॉम्पीट करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रीइंफोर्स करता है इंडिया को एज अ स्ट्रैटेजिक एलाय एंड काउंटर वेट टू चाइना, जो अमेरिका का आज के टाइम में सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है। ओके, दूसरा क्या है? वी आर एक्सपेंडिंग मार्केट एक्सेस फॉर अमेरिकन एनर्जी एंड फार्म प्रोडक्ट्स। तो यस, वी हैव ओपनड अप सम ऑफ आवर फार्म सेक्टर ऑल्सो, एंड वी हैव ऑल्सो ओपनड अप आवर एनर्जी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कि बिकॉज हमारा ट्रेड डेफिसिट, नॉट हमारा, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है हमारे साथ, हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनसे कम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम वहां से अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट्स भी करेंगे। तीसरी चीज कि यहां पे हम चाइनीज सप्लाई चेन्स पे जो डिपेंडेंस है उसको भी रिड्यूस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन फॉर अस, फॉर यूएस, एंड ऑल्सो रीइंफोर्स इंडिया एज अ स्ट्रैटेजिक एलाय एंड काउंटर वेट टू चाइना। तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो है वो किससे डील करती है कि देयर शुड बी अल्टरनेटिव टू चाइना इन द मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट स्पेस ऑल्सो। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू फर्स्ट न्यूज। ओके, सो लेट मी लुक एट द कमेंट्स। हाय आदित्य, sir, is the deal fair? Indian US 500 billion import just to reduce some percentage of tariff and now we cannot even buy Russian oil. ओके आदित्य, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें फेयरनेस नहीं देखी जाती है। यस, इट इज अनफेयर टू एन एक्सटेंट टू इंडिया, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे चाहे 50% हो चाहे 18% हो, हम पे अननेसेसरी का टैरिफ लगाया जा रहा है। वी आर नॉट इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स एंड यूएस इज इम्पोजिंग। और अगर हम करते भी हैं तो उसमें आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है, तो हमें पुअर क्लास को बचाने के लिए जो फार्मिंग में डेयरी में आपका एम्प्लॉयड है उसको बचाने के लिए टैरिफ्स लगाने पड़ते हैं। यूएस एक डेवलप कंट्री है, उसके पास में कोई भी एक्सक्यूज नहीं है इन टैरिफ्स को इंपोज करने का। अगर आपको लगता है कि आपका हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है तो आपको ज्यादा मार्केट को कॉम्पिटिटिव करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कैसे आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसको कम कर सकते हो। बिकॉज पिछले 50-60 साल में इट वाज द यूएस एंड द वेस्टर्न कंट्रीज विच हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो आज अगर उन्हें ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा बहुत कहीं पे नुकसान हो रहा है तो उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट फेयरनेस। ओके, लेकिन यहां पे अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें कि यूएस जो है अब ये पॉलिसी इंपोज कर ही रहा है सबके साथ में, तो उन सब में भी अगर हम उसके पार्टनर कंट्रीज देखते हैं तो इंडिया सबसे बेस्ट पोजीशन में आ चुका है व्हेन इट्स कम टू टैरिफ रेट्स। ओके, तो यही शो करता है कि यूएस जो है वो अब ईज करेगा अपने रिलेशंस विथ इंडिया, और अब शायद इंडिया जो है और भी बेटर तरीके से स्ट्रैटेजिक एलाय जो है यूएस का वो बन पाएगा और चाइना को यहां पे काउंटर कर पाएगा। Okay, so it's a win-win for both also in that sense. Sir, please explain about the ISF is not a US mandate, that India not join this ISF, but what is not a US mandate, then India join or not? अब ISF किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कह रहे हैं आप। ओके, ओके, पहली चीज तो ये समझिए वो यूएस मैंडेट की बात नहीं है, वो यूएन मैंडेट की बात है। कि देखिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आपके खुद के सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो उसमें अपने यूएन फोर्सेस अपनी आर्म फोर्सेस में से कुछ आपके सोल्जर्स को, आपके ऑफिसर्स को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं, जिनको हम ब्लू बैरेट्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्लू कलर हेलमेट्स। ओके, तो यहां पे जो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्रिएट करी है गाजा के लिए, ये जो है ये यूएन के अंडर में नहीं आती है,
ये कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ये एक आपकी इंडिपेंडेंट फोर्स है। और इसके अंदर में कौन होगा, डिफरेंट कंट्रीज इसके अंदर में मेंबर्स और अपने सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑफिसर्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इंडिया ने ये कहा है कि बिकॉज ये यूएन के अंडर में नहीं आता, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में नहीं आता है, इसलिए इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट यूएन मैंडेट, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूएस का इनिशिएटिव है, यूएस का मैंडेट है। और इंडिया जो है कहता है कि अगर यूएन का मैंडेट होता है तो ही हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो एक एक्सक्यूज देना था इंडिया को कि हम आईएसएफ का पार्ट नहीं बनना चाहते, सिंपली बिंग कि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है जब हमने हमारे आर्म फोर्सेस को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा है, बेसिकली एक कंट्री में भेजा है विच इज श्रीलंका, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। इसलिए वी डोंट वांट कि अगर ये आईएसएफ कुछ आगे जाके ऐसा करता है जिसमें इजराइल को या पैलेस्टीनिया अरब कंट्रीज को कोई इश्यू हो सकता है, तो इसलिए हम इस आईएसएफ से दूर रहना चाहते हैं। बट अदरवाइज वी आर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ गाजा ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी कैन नॉट इवन बाय रशियन ऑयल। अगर आपका सेकेंड पार्ट का भी आंसर करूं आदित्य में कि हम रशियन ऑयल भी बाय नहीं कर सकते हैं, तो यस इट इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि रशियन ऑयल जो है वो हमें बहुत चीप रेट पे मिल रहा था। एट द सेम टाइम अब हम यूएस से ऑयल बाय करेंगे तो आप देख सकते हो रशिया हमारे पास में और यूएस बहुत दूर है, तो वहां से ऑयल आ रहा है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगा उसमें। ओके, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट यस, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहां पे। अगर हम यूएस के स्ट्रैटेजिक एलाई बनना चाहते हैं, हम उसका स्ट्रैटेजी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उस सेज में हमें कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं तो इस चीज को करना, अगर हमारे इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशन बेटर होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट यस, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड डिसीजन फॉर अस। ठीक है, तो ये आंसर्स हो जाएंगे आपके। अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो कल आपकी अभी बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है, 29 ऑफ जनवरी को आपका बजट स्टार्ट हो गया, बजट सेशन स्टार्ट हो गया था पार्लियामेंट में। तो ये साल का पहला सेशन होता है। तो इसके अंदर में अब जो डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पे डिफेंस के ऊपर पे डिबेट चल रहा था। तो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है, उन्होंने एक पार्ट निकाला एक बुक से, जो पार्ट है जनरल नरावने। तो आपके जो फॉर्मर आर्मी जनरल है मनोज नराव ने उनकी एक अनपब्लिश बुक है, अभी वो बुक पब्लिश नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के एक्ट को क्रिटिसाइज करा है व्हेन इट केम टू गलवान वैली, कि वहां पे जो गलवान के अंदर में इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर में गवर्नमेंट ने जो हमें एक्ट करने के लिए कहा था, उस टाइम में हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं थे। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। अभी तक ये जो बुक है ये पब्लिश नहीं हुई है। और जब राहुल गांधी ने इस बुक के उस एक्सेप्ट को यूज करना चाहा, उसको लोकसभा के अंदर में उसके बारे में बोलना चाहा, तो वहां पे रकस स्टार्ट हो गया। अपोजिशन जो गवर्नमेंट है उसने इसको प्रोटेस्ट करा और लोकसभा स्पीकर ने एज पर लोकसभा का रूल्स उनको इस पर्टिकुलर बुक को कोट करने से मना कर दिया, रोक दिया। तो यहां पे ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसको समझाता हूं मैं आपको कि भाई पार्लियामेंट के अंदर में प्रोसेस कैसे रन करा जाता है, रूल्स जो होते हैं वो कौन बनाता है, उनको इंप्लीमेंट करने का, उनको इन्फोर्स करने की पावर किसके पास में होती है, और अगर कोई इसे वायलेट करता है तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। ओके, और स्पेसिफिकली जो बुक्स आप पब्लिश नहीं कर सकते हो या कोट नहीं कर सकते हो, उसका रूल कौन सा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Yes, that's the point. American is going to be, yes, it is going to be expensive. So it is not a good economic decision, but it is a good your strategic decision. तो strategy wise it's a good decision because हमें यहाँ पे अपने जो फ्रेंड्स हैं लाइक यूएस, जिसको हम नया फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हमें बेसिकली खुश करना है, इस तरीके से मान लीजिए। ओके, तो यहां पे अब आ जाता हूं इस पार्लियामेंट के ऊपर पे। तो जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, इसका कंटेक्स्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, लॉस के अंदर में किस तरीके से पार्लियामेंट रन करी जाएगी, उसके लिए रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए, आपके जो जितने भी पार्लियामेंट्रियंस हैं, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उन सबके पास में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में, अगेन आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 105 के अंदर में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। इनके प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, जिसके अंदर में दो मेन प्रिविलेज हैं। एक है इनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, और दूसरा ये है कि इनको ड्यूरिंग दैट पीरियड किसी भी कोर्ट के अंदर में वहां पे समन नहीं किया जा सकता। तो ये दो बेसिक इनके प्रिविलेजेस होते हैं। यहां पे हमारा कंसर्न है पहला प्रिविलेज, विच इज कि जो ये आपके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, इनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है।
तो आपका एक क्वेश्चन है और बहुत ही जायज क्वेश्चन होगा कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हर इंडियन के पास में आर्टिकल 19(1)(a) में, तो ये कहां से स्पेशल है? तो देखिए, जो यहां पे प्रिविलेज दिया हुआ है, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन करने के लिए। और अगर वो वहां पे कोई वायलेशन भी करते हैं या कोई लेट्स से डेफेमेशन भी कमिट करते हैं, तो भी कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता। लेट्स से आपका फ्रेंड है, अगर वो कल एमपी बन गया और वो आपको जाके वहां पे अब्यूज भी करे, आपको डिफेम करे लोकसभा में जाके, तो आपके पास में अब कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं है। सो व्हाट इज द रेमेडी? तो उस केस के अंदर में जो कंप्लीट सॉवरेनिटी है, सॉवरेन राइट जो दिया हुआ है, वो पार्लियामेंट के पास है। यानी अगर लोकसभा में कुछ गलत होता है, कुछ ऐसे गलत स्पीच दी जाती है, तो उस पर एक्शन लेने का जो राइट है वो सिर्फ लोकसभा के पास में है। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर जुडिशियल सेंस में देखें तो ये एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये फ्री स्पीच है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द हाउस। तो यहां पे जो आपके दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों ने अपने रूल्स क्रिएट करे गए। रूल्स क्रिएट करने की पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 118 में। तो वो जो आर्टिकल है वो कहता है कि लोकसभा अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स बनाएगा, राज्यसभा अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स बनाएगा। और वहां पे मेन अथॉरिटी किसको बनाया गया है? लोकसभा में स्पीकर को बनाया गया और राज्यसभा में चेयरमैन को बनाया गया। ओके, तो यहां पे जो लोकसभा को रन करने का प्रोसीजर है, रूल्स हैं, वो लोकसभा ने बनाए हैं। और उसमें जो अल्टीमेट पावर है उनको इंटरप्रेट करने की, उनको इंप्लीमेंट करने की, वो दी गई है लोकसभा के स्पीकर को। और सिमिलरली अगर राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो राज्यसभा के रूल्स राज्यसभा ने बनाए हैं और उनको कौन इंप्लीमेंट करेगा? राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, या मैं कहूं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का, वो करेगा। ओके, तो यहां पे दे आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द हाउस। और ये क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन ये प्रोसीजरल रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता है, उनको वायलेट नहीं कर सकता है। और दूसरा है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाए। ओके, तो यहां पे अगर रूल्स में कोई प्रोसीजर भी ऐसा नहीं होता जो इस चीज को मना करता, तो नेशनल इंटरेस्ट के कंसिडरेशन में भी इस चीज को यहां पे रोका जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको समझ में आने चाहिए कि फ्री स्पीच कैसे वर्क करता है। ओके, नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है, दोनों हाउस अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर में वर्क करते हैं। ये रूल्स क्या क्या रेगुलेट करते हैं? तो इन रूल्स में बताया हुआ है कि आप कैसी डिबेट और डिस्कशन कर सकते हो, क्या प्रोसेस होगा कि अगर डिस्कशन करना है तो उसके लिए किस तरीके से आपको स्पीकर से परमिशन लेनी है, कब स्पीकर परमिशन दे सकता है, कब मना कर सकता है, हर पर्सन को, हर पार्टी को कितना टाइम मिलेगा, ये सब कहां पे? यहां पे है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टली इस केस से डील करता है, इट इज कि भाई कौन सा स्पीच जो है उसमें से क्या क्या कंटेंट परमिसिबल है, कौन सा कंटेंट अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है। और तीसरा है कि हम डिसिप्लिन और ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं हाउस में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर में हैंडल करी जाती हैं। ओके, अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपके रूल्स होते हैं उसमें जो अथॉरिटी दी हुई है, पूरी कंप्लीट अथॉरिटी दे रखी है, वो लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में, अगर मैं यहां पे इसमें चेयरमैन भी लिख दूं तो भी ये सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ओके, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा की जो पावर है विद रिगार्ड टू रूल्स ऑफ प्रोसेस, वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो यहां पे स्पीकर जो है ये फाइनल अथॉरिटी है ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम। तो हाउस का ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करने के लिए आप देखोगे बहुत बार क्या होता है कि अपोजिशन पार्टी या गवर्नमेंट भी, यहां पे ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट भी खुद शोर मचाती है, और उस केस के अंदर में लोकसभा स्पीकर का काम होता है ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करना। और बहुत बार वो क्या करते हैं, अपना जो पार्लियामेंट का सेशन है उसको एडजर्न कर देते हैं कि लंच के बाद होगा, जैसे अभी भी एडजर्न किया गया था। ओके, और दूसरा, अगर कोई रूल को लेके डिस्प्यूट है कि इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, तो जो स्पीकर का इंटरप्रिटेशन होगा वो उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर जो भी रूलिंग देता है एज पर द लोकसभा रूल्स, एज पर द राज्यसभा रूल्स, जो स्पीकर या चेयरमैन का डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल मेंबर्स। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए अगर उन्होंने एक रूल का इंटरप्रिटेशन एक स्पेसिफिक टाइप से किया है तो वो सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग है। और अगर रिपीटेड डिफाइंस होता है स्पीकर रूलिंग का तो इट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन। तो यहां पे अगर रिपीटेड डिफाइंस करता है, कोई स्पीकर के रूल्स को बार बार वायलेट करता है, ऑर्डर को नहीं मानता है, तो ये ब्रीच माना जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। तो उसके बाद में जो लोकसभा है और राज्यसभा है वो उस पर्सन के अगेंस्ट, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है।
तो जैसे कि यहां पे कौन सा रूल था जो कंसर्निंग था, तो इट इज विथ रिगार्ड टू कोटिंग बुक्स एंड आर्टिकल्स। तो अगेन आप किसी बुक को कोट कर सकते हो, किसी आर्टिकल को कोट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फाइनल अथॉरिटी तो स्पीकर के पास में ही है, तो यूजली वो चीज अलाउ करी जा सकती है। लेकिन जो रूल है वो बहुत स्पेसिफिक है, वो ये कहता है कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या आर्टिकल को कोट आप तभी कर सकते हो जब वो जो बुक, आर्टिकल या न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है वो डायरेक्टली डील करता है टू द इश्यू इन द हाउस। जो बिजनेस है, मतलब जो इश्यू है आपका जिस पर डिस्कशन हो रहा है, उसको डायरेक्टली अगर वहां पे एड्रेस करा जा रहा है तो आप उस चीज को कर सकते हो। ओके, यानी कि जैसे जनरल मनोज नवार्ने का ये जो आर्टिकल है या जो बुक का एक्सर्प्ट है, अगर जो आपके पॉलिटिक्स, आपका जो डिस्कशन चल रहा है उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो ही आप कर सकते हो। तो यहां पे स्पीकर ने रूल को ऐसे इंटरप्रेट करा कि बिकॉज ये रूल बहुत स्पेसिफिक है, तो यहां पे अगर कोई अनपब्लिश्ड बुक है या फिर कोई अनवेरिफाइड आर्टिकल है या न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है जिसमें सोर्स जो है, मतलब बेसिकली आप ये 100% क्लेम नहीं कर सकते कि जो ये रिपोर्टिंग है, ये जो लिखा हुआ है ये 100% ट्रुथ है, तो आप इस तरह के आर्टिकल्स को, इस टाइप की बुक्स को कोट नहीं कर सकते हो। तो जब आपके राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, जब उस बुक को कोट करना चाहा तो यहां पे लोकसभा के स्पीकर ने परमिशन डिनाई कर दी। एंड व्हाट इज द पर्पस कि यहां पे हम अनवेरिफाइड या सेंसेशनल मटेरियल को यहां पे मिसयूज ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको करा गया है। और वी वांट कि भाई रेलिवेंस रहे और डेकोरम मेंटेन रहे, बिकॉज यहां पे अगर हम किसी भी आर्टिकल को जो अनवेरिफाइड है उसको अलाउ कर देंगे तो हो सकता है कि जो डिबेट है वो इररेलेवेंट बन जाए, बिकॉज यहां पे सब हम हाइपोथेटिक्स में बात करना स्टार्ट कर दें कि पता नहीं कि इस बार इसमें क्या होगा आगे। ओके, तो ये एक बड़ा इशू होता है इसके अंदर में। ओके, yes, that's why these guys are so wild in the parliament. Yes, Aditya, that is the reason कि ये कुछ भी कर पाते हैं, किसी तरह से भी एक्ट कर पाते हैं, because judicial action इनके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। I'll give you one example which is not a very good example for the Lok Sabha decorum, which is कि in the previous Lok Sabha there was one MP of BJP, उन्होंने एक कांग्रेस के मुस्लिम MP को टेररिस्ट बोला था, लेकिन उस पर्सन के अगेंस्ट में, उस बीजेपी एमपी के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उसके अंदर में आप जुडिशियल एक्शन तो ले ही नहीं सकते हो, बट लोकसभा ने भी उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया, सिर्फ उनके कमेंट को सेंसर किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, बट अदरवाइज कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ओके, तो यहां पे इस तरीके से भी जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत बार इसको मिसयूज भी करती है। ठीक है, तो अगर यहां पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि राहुल गांधी जब कोटेशन करना स्टार्ट करे और लेट्स से स्पीकर को अगर रूल नहीं पता है लेकिन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पता है, तो वो कौन सा प्रोसेस यूज करता है, तो उस केस में वो रेस करेगा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ओके, तो अगर आप डिबेटिंग करते हो, आपने एमयूएस में ही पार्टिसिपेट करा होगा, तो वहां पे भी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज बेसिकली कि अगर कोई रूल या प्रोसीजर वायलेट हुआ है तो उसको आप यहां पे चैलेंज कर सकते हो कि जो पार्लियामेंट में, जैसे राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं कि वो एक बुक जो अभी तक पब्लिश नहीं है उसको कोट कर रहे हैं, तो कोई पर्सन, कोई भी एमपी खड़ा होकर बोलेगा आई रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि ये जो वर्क है, ये जो कोटेशन है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को वायलेट करती है। और इस तरीके से यहां पे आप उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को स्पीकर के कंसर्न में ला सकते हो और स्पीकर फिर यहां पे ऑर्डर कर सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस तब होता है जब स्पीकर की अथॉरिटी को यहां पे इग्नोर करा जा रहा है, स्पीकर कह रहा है कि आप अब आगे नहीं बोल सकते, आपका टाइम एंड हो चुका है, स्टिल यू आर स्पीकिंग, तो उस केस के अंदर में अपोजिशन या कोई भी जो कंसर्न पर्सन है वो खड़ा होकर बोल सकता है कि आई वुड लाइक टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यहां पे वो हुआ है। ओके, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ रूल्स के इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट से डील करता है और इसके ऊपर पे कोई डिबेट नहीं होता है। तो यहां पे स्पीकर ने जो इंटरप्रिटेशन कर दिया है उसके बाद इस पे कोई डिबेट नहीं होगी। अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज हुआ है, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर उस पर कोई डिबेट नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस। ओके, और अगर कोई फॉलो नहीं करता है, पर रिपीटेडली यहां पे रूल्स को वायलेट करता है, तो उस केस के अंदर में हाउस उस मेंबर का नाम ले सकता है या फिर
उस मेंबर को सस्पेंड कर सकता है फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट। तो सस्पेंशन जो होता है वो हमेशा टेम्पररी के लिए होता है, तो रिमूवल नहीं किया जा सकता, बट आपको लेट्स से उस सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है कि अब आप इस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो वो जो पर्सन है फिर उसको उस लोकसभा में उस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, एंड उसके बाद में प्रॉपर इंक्वायरी प्रोसेस जो दिया हुआ है एक्शन के लिए वो भी लिया जा सकता है। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू योर सेकंड न्यूज। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कीप आस्किंग इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू SIR। ओके, आई वुड नॉट टेक मोर मच टाइम ऑन SIR में बेसिक समझा देता हूं क्योंकि बहुत बार हो चुका है एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा। इन केस आपको SIR डिटेल में समझना है, यू लेट मी नो, तो हम उसको भी कवर करेंगे। ओके, तो यहां पे गुजरात, और अगर आप और भी न्यूज़पेपर में अंदर के पेजेस पढ़ोगे तो राजस्थान के अंदर में भी फॉर्म 7 जो है उसके फाइलिंग्स को लेके यहां पे आउटरीच हो रहा है। वहां पे प्रोटेस्ट तो नहीं, आउटरीच इन द सेंस कि पीपल आर वेरी एंग्री कि ये फॉर्म 7 फाइलिंग्स जो है ये कौन कर रहा है यहां पे। ओके, तो यहां पे SIR के कंटेक्स्ट में हम फॉर्म 7 को समझते हैं। Should I make notes of this context? Parliament and Rahul Gandhi's conflict. Yes, आदित्य, specifically if you are not a CLAT Press student, तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। CLAT Press स्टूडेंट्स को तो हम ये अलग से भी कवर कराते ही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो GK मंत्रा है, हैंडआउट्स है, या जो क्लास आपकी होती है वीकली, उसमें ये सब कवर हो जाता है। तो इन केस यू आर नॉन CLAT Press स्टूडेंट तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे इस केस में। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। राहुल गांधी, अब एक चीज समझिए, हमेशा ध्यान रखिए कि मैं जब आपको ये न्यूज एनालिसिस करा रहा हूं, मेरा फोकस बिल्कुल भी राहुल गांधी के इंसिडेंट पे नहीं है। मेरा फोकस है उसके बैकग्राउंड के ऊपर पे, उसके हिस्ट्री के ऊपर पे, उसका कंटेक्स्ट क्या है, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी उस कंटेक्स्ट के ऊपर पे ही आएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, तो मैं SIR बताता हूं। अब देखिए, अगर आपको इंडिया में वोट करना है, सो देर इज वन रिक्वायरमेंट। आपको, अगर आप पोलिंग बूथ पे जाते हो वोट डालने, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आप वोट कर सकते हो, और वो कंडीशन है कि आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में, या जिसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ठीक है, टेक्निकली उसको इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, हम उसको सिंपल लैंग्वेज में वोटर लिस्ट भी कहते हैं, जिसमें सारे वोटर्स का नाम होता है। तो ये जो वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल है, इसमें देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना है? तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप में से बहुत सारे आप 18+ हो जाओगे वेरी सून, तो आप सबका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में ऐड कराना है। एट द सेम टाइम देयर वुड बी पीपल हु माइट हैव डाइड, या फिर हु हैव नाउ बिकम इनएलिजिबल टू बी अ वोटर इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए कि कोई पर्सन जो है वो इंडियन सिटीजन ना रह के US का सिटीजन बन चुका है, या वो जहां पे बहुत सालों से वोट कर रहा था अब वहां का वो रेसिडेंट नहीं है, तो उस वोटर लिस्ट में से उसका नाम हट जाना चाहिए। ओके, तो इस केस के लिए क्या करा जाता है, बार बार वोटर लिस्ट को रिवाइज करा जाता है, और उसी रिवीजन के अंदर में कई बार स्पेशल एक्सरसाइज करी जाती है, जिनको बोला जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और SIR। ओके, तो ये जो SIR प्रोसेस है, ये लास्ट ईयर SIR 1.0 एक्सरसाइज जिसको अब हम कह रहे हैं, SIR 1.0 एक्सरसाइज, ये आपकी करी गई थी बिहार में। ओके, और SIR 2.0 जो है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, यहां सब करी जा रही है, वो करी गई है 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में, जिनमें अभी रिसेंटली, अब इस साल में, अगले साल के अंदर में 2026-27 में उनमें इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। तो वहां पे आपका SIR 1.0, SIR 2.0 इस तरीके से कंडक्ट करी गई है, विच इज बेसिकली टू वेरीफाई द वोटर्स, वेरिफिकेशन ऑफ वोटर डिटेल्स। ओके, तो यहां पे एक तो हो गया कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया वोटर लिस्ट किसके अंदर में आती है, इलेक्शन कमीशन। तो SIR भी कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। ओके, तो यहां पे जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं वो ऑफिसर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन ऑफिसर्स को जानना भी। एंड व्हाट आर दोज ऑफिसर्स, तो यहां पे 2 ऑफिसर्स बताए हुए हैं, एक BLO बताया हुआ है, एक ERO बताया हुआ है। ओके, तो ये जो है ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। BLO जो होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर बूथ लेवल ऑफिसर्स। तो आपने देखा होगा कि जिस बूथ पे जाके, जिस पोलिंग बूथ पे जाके आप वोट करते हो, उसको जो हेड करता है वो होता है BLO, बूथ लेवल ऑफिसर्स। अब इनके लिए अलग से कोई भर्ती नहीं की जाती, इनका कोई अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होता है। यूजुअली जो टीचर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं,
ओके, डिफरेंट गवर्नमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, क्लर्क हो गए आपके गवर्नमेंट में। तो यानी बेसिकली गवर्नमेंट के ही जो डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड में है, उन्हीं में से किसी को एक बूथ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैंडओवर करा जाता है। तो यहां पे जब एसआईआर कंडक्ट कराया जाता है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? बीएलओ। ओके, तो एसआईआर कंडक्ट किसके थ्रू कराया जा रहा है? बीएलओ के थ्रू ही कंडक्ट कराया जा रहा है यहां पे। ओके, और यहां पे जो वेरिफिकेशन है वोटर्स का, यहां पे अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम है, वो सब बीएलओ हैंडल करता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो आपको पता होना चाहिए, इट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही होता है। यूजुअली जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम जिसे हम कहते हैं, कलेक्टर के बाद जो पोजीशन होती है, यूजुअली स्टेट सर्विस से अपॉइंट किया जाता है। जो एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है और इसका मेन काम होता है बीएलओस को अपॉइंट करने का। एसईआरओ क्या करता है? आपके बीएलओस को अपॉइंट करता है और इट मेक श्योर की जो रूल्स हैं, जो ये पूरा आपका प्रोसेस है, ये टेक्निकली सही तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, तो इस पर्पस के लिए आपके बीएलओ और ईआरओ अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये फॉर्म 7 क्या है? तो देखिए, जब ये एसआईआर कंडक्ट होता है तो उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आपको एक फॉर्म दिया जाता है और उस फॉर्म में एक फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 7। उस फॉर्म नंबर 7 को कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकली आप एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो, लेट्स से यू आर पर्सन ए। यू कम अक्रॉस, लेट्स से कि आपका एक नेबर है बी है, और जो ये बी है ये एक इलीगल इमिग्रेंट है। विच सिंपली मीन्स कि ये बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट है तो ये वोट नहीं डाल सकता, बिकॉज ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। तो आपको जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है, बट यू ऑल्सो कम टू नो कि इसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आपके पास में क्या तरीका है इसके वोटर लिस्ट में से इसके नाम को डिलीट कराने का? तो उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर्म 7 फाइल करोगे। ओके, फॉर्म 7 फाइल करोगे। अब मैंने ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल इसलिए दिया है बिकॉज यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ इसके अंदर में वो ही फॉर्म 7 फिल करके ऑब्जेक्ट कर सकता है बी के अगेंस्ट में, जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है जिसमें बी है और उसमें आप हो। यानी कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी और पोलिंग बूथ के आप पर्सन हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी के पर्सन हो, नॉट पोलिंग बूथ, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हो आप, तो आप फिर नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप जयपुर के हो, तो जयपुर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेट्स से जयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरा पर्सन वो जोधपुर का है। तो अगर वो पर्सन जो इलीगल इमिग्रेंट है, नॉन वोटर लिस्ट में आपको लगता है नॉन वोटर होना चाहिए, तो उसके लिए आप नहीं फाइल कर पाओगे। जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी पर्सन है, वोटर है, वो जाके इसको फाइल कर सकता है। ओके, तो यहां पे आप ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हो, सीकिंग डिलीशन ऑफ अ नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। अगर आपको लगता है कि इलेक्टोरल रोल के अंदर में नाम जो है वो गलत है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो। क्या क्या ग्राउंड है जिन पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो? कि यस, ये वोटर की डेथ हो चुकी है, इनका नाम रिमूव करा जाए। He has shift his residence, कि लेट्स से कि आप पहले जयपुर रहते थे और अब आप जॉब पर्पस के लिए बैंगलोर या लेट्स से कि मुंबई शिफ्ट हो चुका और वहीं रहना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपका परमानेंट शिफ्ट हो चुका है, तो आपका नाम रिमूव हो सकता है। यू हैव अ डुप्लीकेट और फेक एंट्री, कि दो जगहों पे आपका नाम है या फेक एंट्री है, इट शुड नॉट हैव बीन देयर, आप किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपका नाम यहां भी ऐड है, तो ये चीज नहीं होगी। और अदरवाइज आप इनएलिजिबल हो, जैसे कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो या फिर आप अबव 18 नहीं हो। ओके, अनसाउंड माइंड के हो, तो उन सब केसेस में ये सारे ग्राउंड्स बन सकते हैं फॉर्म 7 के अंदर में ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है वही जाके इस तरह से कंप्लेन कर सकता है। कितनी कंप्लेन कर सकता है तो कोई कैप नहीं है, तो एक पर्सन जाके 100 लोगों के अगेंस्ट में, 1000 लोगों के अगेंस्ट में फॉर्म 7 फाइल कर सकता है। लेकिन यहां पे एक सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड बीइंग कि अगर एक ही पर्सन है जो 5 से ज्यादा फॉर्म 7 फिल करता है, तो फिर ईआरओ जो है वो उसको स्क्रूटनाइज करता है कि जो पर्सन है जो ये फाइल कर रहा है वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, या यहां पे कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है इस पर्सन का। तो इस बेसिस पे इस चीज को करा जाता है। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू फॉर्म 7। सेफगार्ड्स क्या है कि भाई अगर किसी ने नाम दे दिया कि भाई इसका नाम नहीं होना चाहिए, तो उसमें सेफगार्ड क्या है कि कैसे ये चीज एश्योर करी जा सकती है कि यहां पे एक जेन्युइन वोटर का नाम रिमूव ना हो। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो ईआरओ है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी एसडीएम लेवल पे, इन सबको स्क्रूटनाइज करा जाएगा। और डिलीशन तभी हो सकता है जब पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन करा गया हो और जो पर्सन है जिसका नाम यहां पे रिमूव करने की बात है उसको रिस्पॉन्ड करने का यहां पे टाइम दिया जाए। ओके, इसके अलावा
BLO है उसको यहां पे ERO बोल सकता है कि आप जाओ फील्ड वेरिफिकेशन करो, पर्सनल इंक्वायरीज करो। अगर यहां पे इसके बाद में ERO सेटिस्फाइड होता है तब जाके नाम रिमूव होता है। इतना आसान नहीं है किसी जेन्युइन वोटर का नाम को रिमूव करना। इसके अलावा अगर जो पर्सन कंसर्न पर्सन है जिसका नाम रिमूव हो रहा है वो भी एफिडेविट और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है विद द कंसर्न अथॉरिटी BLO और ERO कि भाई मेरा नाम यहां पे गलत तरीके से करा जा रहा है, मैं ये एफिडेविट शो करता हूं कि यस आई एम अ जेन्युइन वोटर और ये मेरा यहां पे आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले लीजिए। ओके, और इस तरीके से भी वो पर्सन भी है वो भी फॉर्म 7 को चैलेंज कर सकता है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है जो अभी गुजरात राजस्थान में हो रहा है। और ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात के अंदर में इट हैज बीन अनाउंस्ड कि करीब 1.2 लाख वोटर्स, यानी आप देख लीजिए 1,20,000 ऐसे वोटर्स है जिनके फॉर्म 7 जिनके अगेंस्ट में फाइल हुए हैं कि ये पर्सन जो है किसी वहीं के वोटर ने फाइल करा है कि ये पर्सन जो है ये इनएलिजिबल है टू वोट इन द अपकमिंग इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक स्कीम है, उस स्कीम के ऊपर पे कुछ सजेशंस आए थे, सो आई फेल्ट कि ये स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। इट इज योर दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपकी पुरानी एक स्कीम है, उसको रीनेम करा गया था दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, कि एकदम जो लास्ट माइल पर्सन है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसके लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है। ओके, एंड एज द नेम सजेस्ट ये स्कीम जो है ये रूरल एरियाज के लिए है। और ये किस चीज को प्रमोट करती है? इट इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड का मिशन है, लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री में आएगी? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियसली यहां पे लाइवलीहुड से हम रूरल पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी वांट टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई वन टाइम मेजर नहीं करना चाहते कि किसी की इनकम हो जाए या उसको एक काम दे दिया। यहां पे हम चाहते हैं कि वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड में है। एग्जांपल के लिए जैसे ये फोटोग्राफ है, इसमें एक विमेन को ने एक शॉप रन करना स्टार्ट करा है, तो अब इसकी एक सस्टेन्ड लाइवलीहुड हो चुका है, इनकम इसकी रेगुलरली यहां से आएगी। ओके, तो ये चीज है। फोकस किस पे है स्कीम का? तो इसका पिछले कुछ सालों से जो ये स्कीम लॉन्च हुई है इसमें मेनली फोकस है ऑन विमेन फ्रॉम पुअर रूरल हाउस होल्ड्स। ओके, तो रूरल हाउस होल्ड से, गांव से जो विमेन है उनको हम कैसे सस्टेन्ड लाइवलीहुड दे सकते हैं, उनके लिए किस टाइप के लाइवलीहुड स्टार्ट किए जा सकते हैं, उस पे इस स्कीम का फोकस रहा है एंड इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल। कितना एक्सेप्शनली कि इट हैज अफेक्टेड, इट हैज मेड इंपैक्ट ऑन 10 करोड़ हाउस होल्ड। 10 करोड़ घर, लोग नहीं 10 करोड़ घर, मतलब एक घर में कई लोग हो सकते हैं, तो 10 करोड़ घरों पे इसका इंपैक्ट पड़ा है, उनका एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड आया है। दूसरा क्या? इट वर्क्स ऑन, इट फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहां पे फोकस किसी एक इंडिविजुअल्स पे नहीं है, एक विमेन को टारगेट नहीं करा जा रहा है, ग्रुप्स को टारगेट करा जा रहा है। जैसे एक बहुत कॉमन ग्रुप होता है, एक फॉर्म ऑफ ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर सिंप्लीफाई करें, इट सिंपली मींस कि 4-5 विमेन लेट्स से रूरल एरिया में इकट्ठी होती हैं, वो अपने पैसे को जोड़ती हैं और फिर वहां पे कोई बिजनेस खुद से स्टार्ट करती हैं, या फिर किसी को अगर लैंडिंग चाहिए तो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पे या नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा देते हो तो जिससे उसका कुछ सपोर्ट हो सके, और इस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? एक सिंपली इसको डिफाइन किया जाता है एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो ये जो इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं इस पे इनका फोकस है। ठीक है, और यहां पे एक इसका क्रेडिट देने की बात कहां पे आती है कि इसमें एक एक्सेप्शनल चीज क्या है? इट इज कि ये विमेन बेस्ड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड है। इतने बड़े स्केल के ऊपर पे विमेन्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम कहीं पे भी रन नहीं किया जाता है। अब देखिए इंडिया की बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसमें हम जो भी चीज करते हैं वो लार्जेस्ट स्केल पे ही होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन यू कैन कीप आस्किंग। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं कि इस एनआरएलएम के अंदर में एक स्पेसिफिक स्कीम लॉन्च करी गई थी विच वाज लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी मतलब 1 लाख अर्न करने वाली एक विमेन। ओके, तो यहां पे लखपति दीदी इनिशिएटिव में उन स्पेसिफिक लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स पे वर्क किया गया जिससे लेट्स से एटलीस्ट 1 लाख पर एनम की इनकम स्टार्ट हो जानी चाहिए जो भी विमेन इसमें इन्वॉल्व हो रही है। एंड इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल बिकॉज इसने करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा विमेन्स को यहां पे लखपति बनाया है। ओके, एटलीस्ट 1 लाख पर ईयर की उनकी इनकम जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है, विच इज अ गुड थिंग।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और इकोनॉमी से हम एक टॉपिक ले रहे हैं, विच इज कि यहां पे एक रिपोर्ट आई है विच इज सेट कि अगर हमें यूपीआई को और इंप्रूव करना है, यूपीआई को अगर हमें कंटिन्यू करना है तो इसको हमें एक फ्री सर्विस की तरह ही करना पड़ेगा। एंड बिकॉज यूपीआई का स्केल बढ़ता जा रहा है, आई एम श्योर आप सब ने यूपीआई, आप सब यूपीआई यूज करते हो कि क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो जो आप, ठीक है। तो जो यूपीआई, या आप फोन नंबर पे भी आप यूपीआई कर सकते हो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को यूज करके। तो वो जो यूपीआई है उसको रन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अगर उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसका मुझे सिस्टम जो है वो उसको डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर उस पर बहुत सारे पेमेंट्स हो रहे हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो स्कैमर्स हैं वो भी उसके ऊपर पे अटैक कर सकते हैं, तो मुझे उसके लिए एक सिक्योरिटी इंफ्रा भी क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूं कि वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी टूल रहे कि गरीब आदमी भी यूज कर सके, तो इन सबके लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट एट द सेम टाइम या तो वो जीरो होना चाहिए या वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। ओके, तो यहां पे यूपीआई को हम कैसे फ्री सर्विस रख सकते हैं उसके लिए कुछ सजेशंस आए हैं। ओके, बट वो सजेशन समझने से पहले यूपीआई क्या है, इसको स्टार्ट कब किया गया था, कौन सी अथॉरिटी इसको रन करती है, कौन इसको रेगुलेट करती है, उन सबको समझेंगे हम। ओके, तो यूपीआई का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होने चाहिए सारे फुल फॉर्म। जैसे ये क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। वाई इट इज कॉल्ड एज यूपीआई? बिकॉज यहां पे अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं तो आप एक सिंगल यूपीआई आईडी से आप मल्टीपल पेमेंट्स कर सकते हो, मल्टीपल बैंक से एक ही जगह से पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे आपने पेटीएम आप यूज कर रहे हो या भीम ऐप जो है गवर्नमेंट का उसको यूज कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट आपको भीम ऐप यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में वो फ्री रहेगा। पेटीएम हो सकता है चार्जेस कभी स्टार्ट कर दे, गूगल पे चार्जेस स्टार्ट कर दे। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो वो भीम ऐप है या पेटीएम है, उस पर आप सिर्फ, आपके अगर 4 अकाउंट्स भी हैं तो आप चारों को ऐड कर सकते हो और आप किसी से भी सिंपल एक आप पिन यूज करके, यूपीआई पिन यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और सिमिलरली जिसको भी पेमेंट करना है आप उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। एक और चीज बता देता हूं, अभी लखपति दीदी सुना था, आपने पढ़ा था, तो इसके अंदर में भी पर डे 1 लाख की लिमिट होती है। यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके आप मैक्सिमम एक बार में एक अकाउंट से आप 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो। एक बार में क्या, पूरे दिन में 24 आवर्स में टोटल पेमेंट आप 1 लाख का कर सकते हो अगर आप एक इंडिविजुअल हो। पर्सन के लिए ये क्वालिफिकेशन होती है, बाकियों के लिए अलग अलग है। ओके, तो यहां पे यूपीआई जो ये क्या है, ये एक रियल टाइम मतलब इमीडिएटली उसी टाइम में पेमेंट हो जाता है, इसमें कोई डिले नहीं है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल वे में होता है, दैट अलाउस इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। तो आपके, अगर मैं यूपीआई कोड पे डाल रहा हूं या मैं आपके मोबाइल नंबर पे उस पे डाल रहा हूं या क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूं, सब में पैसा आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उसी टाइम इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है जो वर्ल्ड में सबसे आगे रहा है। ओके, एंड ऑब्वियसली डिमोनेटाइजेशन के टाइम से, जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इसने भी इसको बहुत पुश दिया और उस वजह से कहीं ना कहीं, चाहे फोर्सफुल वे में हुआ हो, लेकिन अब इंडिया जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वर्ल्ड में लीड करता है, एब्सोल्यूट नंबर में भी और परसेंटेज टर्म्स में भी। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? सो इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। किसने डेवलप करा है? सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, भाई ये एनपीसीआई क्या है? सो एनपीसीआई जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इट्स अ कंपनी। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। सेक्शन 8 आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे कॉलेज में जाके, तो ये एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक कंपनी है जो इस यूपीआई को रन करती है। बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो प्रोडक्ट है वो इसका क्या है? यूपीआई है। अब ये जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुन के लगता है ना गवर्नमेंट कंपनी है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और इसको ओन कौन करता है, मतलब इसके शेयर्स किसके पास हैं? तो इट इज कंसोर्शियम। जैसे कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू है, ऐसे कंसोर्शियम ऑफ इंडियन बैंक्स। ओके, जितने भी इंडिया में मेजर बैंक्स हैं उसका कंसोर्शियम, जैसे एनएलयूज का कंसोर्शियम है, डिफरेंट एनएलयूज हैं उस कंसोर्शियम में। सिमिलरली यहां पे डिफरेंट इंडियन बैंक्स हैं, वो इसको ओन करते हैं, वो इसको रन करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनिंग एंड रनिंग इट। ओके, लेकिन इसको कौन करता है रेगुलेट? तो ये रेगुलेट ऑब्वियसली आरबीआई के अंदर में आएगा, बिकॉज इट इज फॉर रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल
इज दिस कंपनी ओनली रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांजेक्शन ऐप एंड वेब? नॉट नेसेसरली, मैंने आपको बताया इसके कई प्रोडक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपको करने हैं, बट यस बेसिकली पेमेंट्स जहां पर भी आपको करना है डिजिटल वे में, उस टाइप के ही में अभी तक ये इन्वॉल्व है। फ्यूचर में हो सकता है ये अलग टाइप के पेमेंट्स भी निकालना स्टार्ट कर दे, बट करंटली यस ये डिजिटल और वेब बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं, ऐप बेस्ड पेमेंट्स होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये वर्क करती है। इसको ओन कौन करता है, इसके शेयर होल्डर्स कौन है? तो जो डिफरेंट इंडियन बैंक्स हैं आपके, जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, इंडियन बैंक होना जरूरी है। उनका सबका 2% 3% इसमें शेयर होल्डिंग है। तो इसको आरबीआई ओन नहीं करता है, इसको बैंक्स रन करते हैं, बैंक्स की ही ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बिकॉज ये रिटेल पेमेंट से डील करता है, तो बैंकिंग हो, पेमेंट हो किसी भी तरह का, उन सबको आरबीआई रेगुलेट करता है, तो इसको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है? तो आई नो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट कि क्या क्या आप यूपीआई से कर सकते हो। तो मैं आपको पहले अभी जस्ट बता भी चुका हूं वैसे कि आप इसे पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हो और पर्सन टू मर्चेंट भी कर सकते हो। आप अपने दोस्त को पैसा भी भेज सकते हो और कोई दुकानदार है उसको भी पैसा कर सकते हो। 24/7 वर्क करता है इंक्लूडिंग हॉलीडेज। तो वी नो दिस कि ऐसा नहीं है कि संडे को ये बंद रहता है, 24/7 रात के 2 बजे भी आप संडे को पेमेंट कर सकते हो। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। आपको क्या चाहिए? एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आई डोंट नो यहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट व्हाट यू रिक्वायर इज अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होना चाहिए। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि यूजुअली इस तरह से होता है, आपका मोबाइल नंबर एट यूपीआई, ये सबसे कॉमन इसका है। यहां पे अगर आप पेटीएम करोगे तो मोबाइल नंबर एट पेटीएम, गूगल पे करोगे एट गूगल पे या जी पे, जो भी उसका यहां पे एट के बाद जो भी उसका एड्रेस होता है उस तरीके से। तो ये आपका यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो जाता है। सिंपली अगर आपके पास में ये है, या जो क्यूआर कोड भी है, वो क्यूआर कोड भी क्या है? इट इज अ वीपीआई इन क्यूआर कोड फॉर्म। तो जो ये एड्रेस है ये क्यूआर फॉर्म में होता है, तो इसको भी अगर आप स्कैन करोगे तो ये सीधे क्या ले जाएगा? आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स भी आप कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंटर ऑपरेबल अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एंड एप्स। इसका मतलब ये है कि आप गूगल पे से, जरूरी नहीं गूगल पे में ही पैसा जाए, गूगल पे से आप स्कैन कर सकते हो क्यूआर कोड पेटीएम का या किसी का भी, और उससे पेमेंट हो जाएगा। आपका लेट से अकाउंट जो है वो एचडीएफसी में, आपको पैसा ट्रांसफर करना है आईसीआईसी में, तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, इसका स्केल क्या है। ठीक है, नंबर याद नहीं करना है, अब समझ लो बस यहां से। इट इज की अराउंड हैंडल्स अराउंड 21 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ। एक महीने में 21 बिलियन, यानी करीब हो गए 2100 करोड़ ट्रांजैक्शंस यहां पे ये हर मंथ करता है। देखिए कितना वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस करने का। तो आपका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए। और अब ये क्या बन चुका है? ये कोर फाइनेंशियल इंफ्रा बन चुका है। अब आप इसको ये नहीं कहोगे कि यस आप कैश भी कर सकते हो, चेक भी दे सकते हो, एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो, बट ये जो है ये सिर्फ उनके अलावा ही नहीं है, ये सबसे मेन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, इंडिया का कोर बन चुका है। ये सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन अब इसी तरीके से होते हैं। तो इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? तो कॉस्ट स्ट्रक्चर है भाई, अभी देखिए फ्री है, ये फ्री फॉर इंडिविजुअल्स। तो जब आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करते हो, आपको कोई पेमेंट नहीं, आपने 100 रुपए का करा है तो ऐसा नहीं है कि आप पे 1 रुपए 2 रुपए का चार्ज लग रहा है। इट इज टोटली फ्री। स्मॉल और माइक्रो मर्चेंट जो है, छोटे जो आपके लघु उद्योग वाले या छोटे दुकानदार हैं, ग्रोसरी वाले, सब्जी मंडी वाले, ये भी आप पेटीएम यूज करते हैं, इन पे भी अभी जीरो चार्जेस लगता है। और जीरो कॉस्ट मॉडल जो है वो जरूरी है वाइड स्प्रेड ऑप्शन के लिए। तो देखिए जो लार्ज मर्चेंट्स हैं वो यस इसमें कुछ इनको चार्ज देना पड़ता है, जैसे कि जहां पे 1 लाख से ऊपर की लिमिट होती है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अदरवाइज आप देखिए यूपीआई जो है करंटली ये पूरा फ्री है। और यहां पे बात यह है कि अगर हम इसको टोटली फ्री रखेंगे तो जो यूपीआई को रन करना और फ्यूचर में तो ये और भी ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज होना स्टार्ट होगा, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। तो उसमें इश्यू क्या क्या आ रहे हैं कि देखिए इसमें यूसेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा सिस्टम अपडेट करने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। फ्रॉड प्रिवेंट मैकेनिज्म्स को हमें अपडेट करना है, उनको और बेटर करना है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स भी डेवलप करने की, अगर यूपीआई पेमेंट सही से नहीं हुआ तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे।
तो यहां पे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फंडिंग फ्रेमवर्क के लिए कि लॉन्ग टर्म फंडिंग फ्रेमवर्क बना लेते हैं इसके लिए, जिससे हम इसको सस्टेनेबल वे में रन कर सके। ओके, बट एट द सेम टाइम वी वुड वांट, या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें यूपीआई को कॉमन यूजर्स के लिए फ्री रखना है, सो दैट इस पे जो ट्रस्ट है लोगों का, इसका जो यूसेज है, रिलायबिलिटी है, वो मेंटेन्ड रहे। ओके, तो कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, कुछ प्रपोज फंडिंग अप्रोच है। क्या क्या है कि डिफरेंशियल चार्जिंग मॉडल यहां पे सजेस्ट किया गया है। डिफरेंशियल चार्जिंग का मतलब यह है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ यूसेज, लोकेशन या मर्चेंट आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि जो पीक आवर्स होते हैं, जब सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, उस टाइम में चार्ज लगेगा, बाकी टाइम पे नहीं लगेगा। या नंबर ऑफ लिमिट्स लगा दी जाएगी कि आप इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इस अमाउंट से नीचे के ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा, इससे ऊपर पे ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आप इस यूपीआई से इतने ट्रांजेक्शन करते हो, आप लार्ज मर्चेंट हो, जो बहुत सारा आपके पास में लाखों का पेमेंट आता है, तो उसके लिए आपको यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, लार्ज हाई वॉल्यूम मर्चेंट्स मे कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट, और इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो गरीब आदमी भी इसको यूज कर रहा है उस पर कोई कॉस्ट नहीं आएगी, जो लार्ज मर्चेंट्स इसको अच्छे से यूज कर रहे हैं वो कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं। ठीक है, मे बी दे कैन गो फॉर आईपीओ फंडिंग थ्रू शेयर्स। देखिए, आईपीओ इनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज जब आप आईपीओ करते हो, आप मार्केट में शेयर्स डालते हो, तो शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो उसके शेयर्स का रिटर्न देगी। तो यहां पे एनपीसीआई जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसका एम ही नहीं है प्रॉफिट करना। इसका एम क्या है? एक यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, कि भाई जो गरीब आदमी है उसको भी कैसे मैं डिजिटल सिस्टम में इंक्लूड कर सकता हूं, बैंकिंग में ला सकता हूं, वो इसका पर्पस है। तो आईपीओ तो लाया जाता है उन कंपनियों के लिए जहां आपको प्रॉफिट बनाना होता है। पब्लिक आपकी कंपनी में तब इन्वेस्ट करती है जब आपको वो पैसा देगी और आप उसको पैसे को रिटर्न को बढ़ा के दोगे। ओके, तो इस तरीके से आपका यहां पे वर्क किया जाता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज यहां नहीं चलेगी, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, नाइस, यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। आईपीओ आपने फुल फॉर्म, यस आपने लिख भी दिया है, गुड, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो ये है विद रिगार्ड टू यूपीआई। तो यूपीआई में देखिए, आपको मैं बता देता हूं क्लियर, आपको जो नोट्स करने हैं, पॉइंट नोट करने हैं, वो ये यूपीआई वाले हैं। ठीक है, वो ये यूपीआई वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पार्ट नोट कर सकते हो। यहां से समझने का तरीका है, एक लाइन लिख लेना बस की फीचर्स में कि इट इज फुली फ्री, इट इज करंटली फुली फ्री फॉर P2P ट्रांजेक्शन एंड P2M ट्रांजेक्शन ऑल्सो। कोई चार्जेस नहीं है इसके अभी यूसेज के। ठीक है, अब एक न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की भी देख लेते हैं, और उसके बाद एक वन लाइनर, और मैं आपको वन लाइनर्स नहीं, सेट ऑफ वन लाइनर्स प्रोवाइड करने वाला हूं विद अ स्पेसिफिक अवार्ड्स। अगर आपको इंटरनेशनल म्यूजिक सुनने का शौक है तो उसका जो सबसे बड़ा प्राइज है, सबसे बड़ा जो अवार्ड सेरेमनी ग्रैमी अवार्ड्स वो कंडक्ट हुई है, तो उसमें कौन कौन जीता है, कौन सी चीजों को मिला है, वो सब हम यहाँ पे उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। बट पहले इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने अभी जो अरब लीग है उसके लीडर्स को होस्ट किया था, और उसका आउटकम आया था दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो इसलिए आई थॉट कि इसको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। अरब लीग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस साल और भी इंपॉर्टेंस हो चुकी है, बिकॉज आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स अरब लीग की समिट यहां पे ऑर्गेनाइज करी गई है। अरब लीग नहीं, इंडिया अरब समिट यहां पे ऑर्गेनाइज करी गई है। तो ये लीग ऑफ अरब स्टेट या अरब लीग क्या है? 1945 में फॉर्म हुई थी, कायरो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है, और 22 अरब कंट्रीज जो हैं, ओके, अरब कंट्रीज कौन सी हैं आपकी? तो जो मिडल ईस्ट जो है, जहां पे जो कंट्रीज हैं उन सबको हम अरब कंट्रीज कहते हैं। अरब इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जो एरिया में पॉपुलेशन है उसको अरब, जैसे हम इंडियन है वैसे वो अरब है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज की, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली कैसे ये आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा कि जो भी रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज है इस पे हम कोऑर्डिनेट कर सके, कि रेदर देन, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, नॉट पावरफुल ऑन देयर ओन, लेकिन एज अ ग्रुप दे आर पावरफुल, सो दे वुड वांट कि हम अगर सिमिलर गोल रखेंगे, सिमिलर हमारा से रखेंगे, तो वी वुड बी हैविंग अ बेटर से इन रीजनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स। ओके, तो ये अरब लीग जो है आपका 1945 हेडक्वार्टर इन कायरो, 22 अरब कंट्रीज का अरब लीग का अभी यहां पे इंडिया अरब यहां पे समिट करा गया है। ओके, तो दिस इज द इंडिया अरब लीग इंगेजमेंट।
तो 2002 में इंडिया अरब डायलॉग हमने स्टार्ट किया था, 2002 में इंडिया अरब लीग डायलॉग स्टार्ट किया था। 2016 में बहरीन में पहली बार मीटिंग होल्ड करी गई थी। सो इट इज वेरी न्यू। 2016 में इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग करी गई थी और अभी क्या है, इसकी सेकेंड मीटिंग 10 साल के बाद, 2016 के बाद 2026 में 31 दिसंबर को न्यू दिल्ली में कंडक्ट, 31 जनवरी को न्यू दिल्ली में हमने होस्ट करी है। तो देख सकते हो कि कितने टाइम बाद इंडिया ने अरब लीग के साथ कोई मीटिंग होल्ड करी है। ओके, तो ये चीज हो जाएगी आपकी। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि इस अरब लीग इंडिया अरब जो मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, इसका आउटकम क्या है, इससे क्या निकल के आया? तो इससे फाइनलाइज किया हमने एक दिल्ली डिक्लेरेशन। इट इज दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया आपका दिल्ली डिक्लेरेशन का। इसके अलावा इसकी डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में इसको अडॉप्ट किया गया। किस किस पे एम्फेसाइज करता है? सॉवरेनिटी, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, समझ ही लो इस बात को तो कि किस पे वर्क है। मेनली जो ये आपका डिक्लेरेशन है किसके बारे में बात करता है कि अरब लीग और इंडिया किस चीज पे कंसेंसस रखते हैं। सो दे बिलीव कि हर कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली दे हैव सेड कि बोथ ऑफ अस, अरब लीग एंड इंडिया, रिजेक्ट्स एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। जब किसी कंट्री का कोई इंटरनल मैटर है उसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, और यहां पे कंटेक्स्ट क्या है? क्योंकि रशिया यूक्रेन में भी ऐसा हो रहा है, आपके यूएस ने वेनेजुएला में ये चीज करी है, ईरान के अंदर में करी है, लेकिन यहां पे फोकस किसका है? तो यहां पे फोकस है अरब लीग के अंदर में जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रही है उन कंट्रीज में हो रही है। जैसे एक हो रहा है सोमालिया में, सोमालिया के अंदर में, यमन के अंदर में, सूडान के अंदर में। तो ये सब कंट्रीज कौन सी? अरब कंट्रीज हैं और इनको यहां पे सेंटर में रखते हुए ये स्टेटमेंट जो है यूज किया गया है। ओके, प्रेफरेंस किस पे? स्टेबिलिटी ओवर रजीम चेंज, कि भाई जैसे वेनेजुएला में रजीम चेंज करने के उसकी जगह स्टेबिलिटी पे वर्क होना चाहिए। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ओवर पैरेलल अथॉरिटीज। अब ये बहुत कॉमन होता है कि एक कंट्री में दो ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। एक कहता है कि हम इस कंट्री के रूलर्स हैं, हम इसको गवर्न करेंगे, और एक कहता है हम करेंगे। तो यहां पे दे हैव सेड कि एक फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। फॉर्मूला बीइंग सिंपली कि जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट होगी उनको ही रिकॉग्नाइज करा जाएगा। जैसे यमन के अंदर में 2-3 ऐसे ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं जो अपने आप को अब यमन का गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उसमें ये एक आर्ग्यूमेंट आया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ये पॉइंट है जो अगर आपने इस न्यूज को नहीं पढ़ा तो आप मिस कर जाओगे, विच इज कि सोमालिया जो है उसमें एक और एक ऑटोनोमस ग्रुप आ चुका है विच वांटेड टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री है सोमालिया लैंड। सोमालिया से एक अलग कंट्री बनना चाहता है सोमालिया लैंड, जिसको कई कंट्रीज ने, इजराइल ने, यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और यहां पे इंडिया ने पहली बार एक स्ट्रिक्ट पोजीशन लिया और कहा है कि इंडिया रिजेक्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ सोमालिया लैंड अलाइनिंग विथ अरब लीग पोजीशन। तो अरब लीग ने भी नहीं करा रिकॉग्नाइज, तो उससे अलाइन करते हुए इंडिया ने भी सोमालिया लैंड को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। एट द सेम टाइम यमन का मैंने एग्जांपल दिया, तो यहां पे इंडिया भी, यमन में भी दो ग्रुप्स हो गए। यमन में भी एक साउथ अरेबिया क्रिएट करने की बात चल रही है यमन के साउथ पार्ट में, तो इंडिया उसको भी सपोर्ट नहीं करता है। इट बिलीव्स इन यूनिटी ऑफ यमन, की एक यूनाइटेड यमन होना चाहिए, और ये सऊदी अरेबिया की जो पोजीशन है उसके साथ अलाइन होता है। What about इजराइल पैलेस्टीन? तो इजराइल पैलेस्टीन के लिए, इजराइल पैलेस्टीन में ये जो अरब पीस इनिशिएटिव था आपका अरब लीग का, उसको रिकॉग्नाइज करता है। What was special about this Arab League initiative? This Arab Peace Initiative of 2002 recognized Israel by Arab state. Israel as a country was not even recognized by these Arab states before 2002. 2002 में जब अरब पीस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ तो इसमें सारी अरब कंट्रीज ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा, बट एक और उनकी कंडीशन थी कि एक पैलेस्टीन भी क्रिएट करना है, यानी 2 स्टेट्स क्रिएट करनी है, इजराइल और पैलेस्टीन, और उसकी बॉर्डर्स क्या होंगी? जो प्री 1967 की बॉर्डर्स है। ओके, तो 1967 में वॉर हुआ था, उससे पहले की जो बॉर्डर्स हैं वो आपके पैलेस्टीन की बॉर्डर्स काउंट होंगी। तो एक इजराइल और एक पैलेस्टीन यहां पे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये इंडिया ने इस अरब लीग के पीस इनिशिएटिव को, अरब पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट करा है। ओके, तो इंडिया और अरब लीग ने सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन सॉवरेनिटी को। और अभी जो ट्रम्प का पीस फ्रेमवर्क है, जो ट्रम्प ने अपना नया बोर्ड ऑफ पीस करा है, अभी उसको अवॉइड किया, उस पर कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन किसके लिए दिया है कि अरब पीस इनिशिएटिव को ये लोग सपोर्ट करते हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि भाई देखो, अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया की बॉर्डर है, दिस इज इंडिया, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब यह है
कि जो कंट्री अपनी टेरिटरी रिकॉग्नाइज करती है उसको कोई वॉयलेट नहीं करेगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सब अगर ये इंडिया है तो इसमें पाकिस्तान यहां से इस टेरिटरी को क्लेम नहीं कर सकता है, ये वॉयलेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। ठीक है, तो ये मतलब होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। ठीक है, कि कोई भी उसके टेरिटरी को एक्वायर नहीं कर सकता है। जैसे रशिया ने क्या करा है, यूक्रेन के पार्ट्स को अब वो अपनी टेरिटरी बनाना चाहता है, सो वो वॉयलेशन है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। ठीक है, तो ये था विथ रिगार्ड टू योर इंडिया अरब। फाइनली अब आपका ग्रैमी अवार्ड्स और देख लेते हैं। तो ये वन लाइनर्स होते हैं डायरेक्टली। ग्रैमी अवार्ड जो हैं ये बहुत वर्ल्ड फेमस है बिकॉज दे आर द हाईएस्ट अवार्ड इन द म्यूजिक कैटेगरी। ओके, सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। कौन इनको प्रेजेंट करता है? तो दे आर प्रेजेंटेड बाय अ रिकॉर्डिंग अकेडमी यूएसए के अंदर में। पहली बार अकेडमी अवार्ड्स आए थे 1959 के अंदर में। इस बार के विनर्स कौन है वो आपके सबसे काम के होते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर्स फॉल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस बार का जो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है प्योर्टो रिकन। यहां पे आपके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बैड बनी नाम है उनका। ओके, बैड बनी, आई एम श्योर आपने सुने होंगे इनके सॉन्ग्स। ओके, एल्बम था इनका डेबी टिरार मास फोटोज। David Tirar mass photos. Why this win is important? Why this win is important? It is important because it is the first Spanish language album to win album of the year. Usually English songs जो होते हैं, English albums जो होते हैं, English language albums, उनको मिलता है। ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एल्बम ऑफ द ईयर जो इसको मिला है, डेबी टिरार मास फोटोज को, बैड बनी के एल्बम को, ये पहला स्पेनिश लैंग्वेज एल्बम है जिसको आपके ओवरऑल कैटेगरी में उसमें यह अवार्ड मिला है। तो इससे पहले जितने भी अवार्ड्स मिले थे वो इंग्लिश लैंग्वेज के एल्बम्स को मिले थे, पहली बार स्पेनिश लैंग्वेज के एल्बम को मिला है। ओके, इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर, ओके, जितने भी बिली आइलिश फैन है दे कैन लाइक दिस वीडियो सो आई वुड नो कि कितने फैंस हैं। ओके, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला है? इट हैज बीन गिवन टू वाइल्ड फ्लावर। ओके, वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग है बिली आइलिश का, तो उस सॉन्ग ऑफ द ईयर उसको अवार्ड मिला है। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इज बेसिकली कि जो डिफरेंट सॉन्ग्स आपने जो आपने मेन सॉन्ग रिकॉर्ड किया था उसका अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है लूथर को। ओके, लूथर सॉन्ग है किसका है? केंड्रिक लमार एंड एसजे। अब ये केंड्रिक लमार भी है, यहां पर भी एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ये सबसे ज्यादा अवार्डेड रैपर बन चुके ग्रैमी हिस्ट्री में। ओके, जो रैपिंग फॉर्म ऑफ म्यूजिक है उसके अंदर में सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले? केंड्रिक लमार को। तो दिस वाज हिज 26 ग्रैमी, 26 ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके। केंड्रिक लमार इज द वन जिसने 26 जीते हैं। इससे अब इन्होंने पीछे किसको छोड़ दिया है? जेजी, बियॉन्से को अगर आप जानते हैं। ओके, जेजी को इन्होंने पीछे छोड़ के अब केंड्रिक लमार हैज बिकम द मोस्ट डेकोरेटेड आर्टिस्ट ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मिला है ओलिविया डीन को, और एक इंटरेस्टिंग प्राइज है दलाई लामा। ओके, दलाई लामा जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको भी अपना पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है फॉर स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में। ओके, ऑडियो में स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की कैटेगरी है, उसमें दलाई लामा को भी अपना पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट अवार्ड्स जो यहां पे दिए गए हैं, तो ये सारा आप कर सकते हो। ओके, ग्रैमी अवार्ड्स को डू यू नो ग्रैमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रैमी शॉर्ट फॉर ग्रामोफोन। ओके, ग्रामोफोन। ओके, जस्ट सर्च फॉर ग्रामोफोन तो आपको पता पड़ जाएगा। तो जो इसमें अवार्ड मिलता है, जो इनका स्टैच्यूट होता है, वो एक रेप्लिका होता है ग्रामोफोन का, एक छोटा रेप्लिका होता है, वहीं से ये टर्म आता है ग्रैमी। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। तो नाउ यू शुड बी रेडी विथ आंसरिंग योर 21 जीके क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज 20 जीके क्वेश्चन +1 बोनस क्वेश्चन। अगेन आपको क्या करना है, आंसर कैसे करोगे? आप पहले क्वेश्चन जो भी आंसर कर रहे हो उसका नंबर लिखोगे 1, और उसके आगे आपका जो सही आंसर आपको लगता है ए या 1B, 1C, 1D, इस तरीके से आप आंसर करोगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कितने लोग आप कितने सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यूपीआई स्टैंड्स फॉर, तो फर्स्ट का आंसर आप लोग क्या दोगे? ठीक है, तो देखिए यहां पे यूनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये नहीं होता, यूनिफाइड पेमेंट इंडिया आगे ये नहीं होता, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस ये नहीं होता, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? ए। थैंक यू आदित्य, रियली इट्स गुड इफ यू लाइक इट। ओके, फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा।
नाइस डीपी गेमिंग। सेकंड का देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं क्या? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द यूपीआई प्लेटफॉर्म इन इंडिया? सेकंड का आंसर, सेकंड का एनपीसीआई। टू का आंसर हो जाएगा डी। यस करेक्ट विनीत, फर्स्ट का आंसर ए है, लेकिन आप जो भी आंसर कर रहे हो उसके साथ नंबर लिखिए सो दैट आई नो आप किसको आंसर कर रहे हो, बिकॉज हम जल्दी जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, तो टू का आंसर डी है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑफ 26 यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स वर रिड्यूस टू। कितने हो गए हैं, कितने थे नहीं कितने हो गए हैं, तो वो हो चुके हैं अब आपके। क्वेश्चन थ्री का आंसर क्या होगा? सी 18%। ओके नाइस आदित्य, विनीत, डीपी गेमिंग, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द लोकसभा इज। कौन फाइनल अथॉरिटी है रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंटरप्रेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? तो मैंने आपको बता दिया, यहां पे लोकसभा का पूछा है, राज्यसभा का पूछते, दोनों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो होता है, लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो फोर्थ का आंसर है बी। यस करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लेट्स सी फिफ्थ को आप आंसर कर पाते हैं क्या? ओके फिफ्थ करेक्ट, दीपी गेमिंग, विनीत चौहान सही है आपका। फिफ्थ का आ जाते हैं डे और एनआरएलएम इस इंप्लीमेंट विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम हमने कवर करी थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो फिफ्थ का आंसर सी हो जाएगा। ओके फिफ्थ का आंसर क्या है? सी है। आदित्य सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। सिक्स पे आते हैं। विच आर्टिस्ट वॉन एल्बम ऑफ द ईयर? एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? सो इट हैज बीन वॉन बाय। सिक्स का आंसर क्या देंगे आप? इट वुड बी डी, बैड बनी। बैड बनी को मिला है आपका आर्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। सेवन पे आते हैं। यूपीआई, यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, जंबल डप है क्वेश्चंस आपके। यूपीआई लॉन्च कब हुआ था ऑफिशियली? सेवेंथ का आंसर आप क्या दोगे? सेवेंथ का आंसर है सी 2016। एट पे आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पार्लियामेंट में जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब होता है? जब यहां पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्ग्यू करता है कि रूल्स को वायलेट किया गया है, तो एट का आंसर हो जाएगा डी। नाइन्थ पे आ जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, एसआईआर जो है वो कौन कंडक्ट कराता है? इट इज कंडक्टेड बाय हुम? ओके सो वी हैव रेड दिस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है। तो नाइन्थ का आंसर होगा सी। सेवेंथ का आंसर सी है, एट का डी है, नाइन्थ का सी है। टेंथ पे आ जाते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स प्राइमरीली ऑपरेट एट द व्हाट लेवल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके बट हो सकता है जिसने पढ़ा नहीं हो वो गलत कर दे। बट बूथ लेवल ऑफिसर बूथ पे ही वर्क करेगा। कौन से बूथ पे? पोलिंग बूथ पे, दूध के पे नहीं। टेंथ का है बी। 11th का देखते हैं। कौन सा लेजिस्लेशन है जिसने इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन से के लिए ओपन कर दिया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको यूएस के कंटेक्स्ट में मैंने बनाया है क्योंकि एक और जो बड़ा चेंज होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। यूएस की जो न्यूक्लियर कंपनीज है वो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगी। तो 11th में अगर हम देखते हैं, क्या ये सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एक्ट है कोई? नहीं। एटॉमिक एनर्जी रिफॉर्म एक्ट नहीं। न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन एक्ट नहीं। शांति बिल। ओके सो दिस इज द न्यू लॉ जो आपका न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन कर रहा है। तो 11th का आंसर है डी, बिल्कुल सही। 12th पे आ जाते हैं। फॉर्म 7 अंडर इलेक्टोरल रोल इज यूज फॉर? क्या काम है फॉर्म 7 का? तो इसमें कोई इनएलिजिबल वोटर का नाम आप रिमूव करा सकते हो। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। 13 पे आते हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है लीग ऑफ अरब स्टेट्स का? लीग ऑफ अरब स्टेट का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इट इज इन द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। कैपिटल ऑफ इजिप्ट क्या है? कौन से ऑप्शन में कैपिटल ऑफ इजिप्ट है आपकी? इट इज इन डी। क्या मुझे कोई बता सकता है अमान, रियाद और आबू धाबी ये किसकी कैपिटल्स हैं? ओके 13 में क्या है मुझे बता सकते हो आप? अमान, रियाद और आबू धाबी किसकी कैपिटल्स है? ओके सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। ओके 14th, लखपति दीदी बनने के लिए एनुअल इनकम की थ्रेशोल्ड क्या होती है? क्या क्रॉस करना है आपको? सो इट इज 1 लाख। 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको लखपति दीदी डिक्लेयर किया जाता है। 14th का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है 15 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स द ग्रैमी अवार्ड्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? सो इट इज योर रिकॉर्डिंग अकेडमी। 15th का आंसर है बी। 16 पे आते हैं। अरग
अरब स्टेट में, अरब लीग ऑफ अरब स्टेट या अरब लीग में मेंबर्स टोटल कितने हैं अभी, तो ये भी हमने डिस्कस करा। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर है सी 22 मेंबर्स। 17 सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, ओके वाइल्ड फ्लावर किसका सॉन्ग था, बिली आइलिश का। 17 का आंसर ए। 18 पे आते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सबसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में बेस्ट आर्टिस्ट किसको मिला है, सो इट इज गिवन टू ओलिविया डीन। 18 का आंसर बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, दलाई लामा को किस कैटेगरी में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है, ओके एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, एलेट में आने लायक क्वेश्चन है ये। क्या स्पोकन वर्ड पोइट्री का, नहीं वो ये नहीं करते, वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम नहीं, डॉक्यूमेंट्री साउंड ट्रैक नहीं, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20th पे आ जाते हैं, 20th द इंडिया यूएस ट्रेड डील सीक्स टू पोजिशन इंडिया एज अ स्ट्रैटेजिक काउंटर वेट टू, तो इंडिया का यूएस का जो ट्रेड डील हुआ है ये, जिसमें हमने जो 18% रिड्यूस करा है, ये जो डील है ये किसको, इंडिया को किसका काउंटरवेट बनाएगा, तो वी हैव स्टडीड चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, तो इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ काउंटरवेट टू चाइना, तो 20th का आंसर हो जाएगा सी। ओके यस 20th का आंसर आपने सही दिया है। 21st पे आ जाते हैं, फाइनली लास्ट क्वेश्चन 21 स्पेशल क्वेश्चन है, फॉर्म 7 का ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल कौन फाइल कर सकता है, ओके कौन फाइल कर सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स फाइल कर सकते हैं फॉर्म 7, आंसर इज नो। क्या बूथ लेवल ऑफिसर्स फाइल कर सकता है, नहीं, ये दोनों लोग जो हैं ये वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ओके सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है, आंसर इज टोटली नो। एनी रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, और स्पेसिफिक बोलो तो एनी रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू विच द ऑब्जेक्टेड पर्सन बिलोंग्स टू, ओके तो 21 का आंसर क्या है सही, ए, ठीक है। ओके सो आई कैन सी, इट्स नाइस टू सी कि आप सबने जितनों में भी पार्टिसिपेट करा है सब ने सही आंसर्स दिए हैं। लास्ट में जाते जाते सिर्फ डीपी गेमिंग ही था जो लास्ट तक टिक पाया और उसने सारे आंसर दिए। आई वुड एडवाइज अदर्स ऑल्सो कि यू कीप ट्राइंग, वॉच द न्यूज एनालिसिस प्रॉपरली, उसको समझिए तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे और ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है। अगर किसी का कोई कमेंट फीडबैक कुछ भी है तो जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आपका जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, तो आप वहां पे वो कमेंट फीडबैक हमें दे सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो दैट ऑल्सो यू कैन टॉक टू अस, ओके। इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।